So good morning to all of you. Today we will again start a new chapter. That is the chapter number 3 of your science textbook, and the name of the chapter is atoms and molecules. So in this chapter you have to learn about the different types of combinations of atoms, molecules and different types of laws. Along with that one more very important thing is there, that is known as the mole concept. तो ये सब चीज़ जो है आपको इस चैप्टर में सीखना है, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वही है कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये चीज़ को जानने से आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी एटम जब आपस में मिलता है तो उसका मिलने का कुछ सर्टेन लॉज होता है, और उस लॉज को डिफाइन किया था खास करके एक बहुत ही ग्रेट आदमी ने। उस आदमी का नाम है एंटनी एल लेवोइजियर, मतलब एंटनी लॉरेंट लेवोइजियर एक आदमी है, ठीक है। उस आदमी ने दो छोटा छोटा लॉ दिया है। लॉ क्या है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों जो लॉ है, ये दोनों लॉ आपको केमिकल कॉम्बिनेशन का समय में इस्तेमाल होता है या फिर उसमें अप्लाई होता है। हम फिर से बोल देगा, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कोई भी दो केमिकल का बीच में जो आपस में बॉन्डिंग होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है, वो सब चीज़ को ही केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है। और उसको होने के लिए दो सेपरेट लॉज है। तो ठीक है, एक एक करके दोनों लॉ को हम लोग देख लेगा अभी। तो पहले वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली। तो उसको एक एग्जांपल का साथ में अगर हम लोग सॉल्व करेगा तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सपोज हम यहाँ में दो कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं सॉरी। तो one is NaOH, there is a very powerful base सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बेस एक एसिड से मिल रहा है, सपोज उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब कभी भी कोई बेस कोई एसिड से मिलता है तो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक है, हम लोग खाता है इस नमक को, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल। अभी देखिए, बिफोर रिएक्शन एक अमाउंट लिख देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों के पास में था 2 ग्राम, और HCl जो था 3 ग्राम, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट में हम लोग को मिला 2.5 ग्राम NaCl एंड 2.5 ग्राम वाटर। नाउ यू सी, अभी इसमें हम लोगों को जो प्रोडक्ट बन गया कोई बात नहीं है, ये तो केमिकल कॉम्बिनेशन का वजह से बना, यही जो केमिकल कॉम्बिनेशन बोल रहा है उसी का वजह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बन गया है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना है इसका अंदर में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ में है, हम लोग को वो देखना है। तो देखना यहाँ में ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 ग्राम था, HCl 3 ग्राम था, तो 3 + 2 कितना होता है? टोटल 5 ग्राम। मतलब क्या, ये इसका मास है, ऑल टोटल मास रिएक्टेंट साइड का। आफ्टर प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट का जो हम लोग अगर कैलकुलेट करके मास को प्लस कर देगा तो 2.5 + 2.5 कितना होता है? 5 ग्राम। तो हम लोग देख सकता है कि रिएक्टेंट का साइड में जितना मास था, प्रोडक्ट का साइड में भी उतना ही मास है। मतलब मास में कुछ चेंजेस नहीं हुआ। हम लोग जितना मास का सब्सटेंस लिया था इस तरफ, प्रोडक्ट में भी उतना ही मास का सब्सटेंस मिल गया है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ, हम लोग को अलग अलग टाइप का कंपाउंड मिल गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यही बोलता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंज इट्स फॉर्म। हम लोग मास को बना भी नहीं सकता है, उसको कभी मिटा भी नहीं सकेगा, सिर्फ वो अपना फॉर्म को चेंज करता है। और ये बहुत ज़रूरी है एक केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो क्लास 10 में आप लोग को मिलेगा, जो अभी यहाँ में सीख रहा है आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो सीख रहे हैं, क्लास 10 में इसी चीज़ को आप लोग को मिलेगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन नाम का टॉपिक में। उसमें आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना होता है, चैप्टर नंबर 1 में है, ठीक है। ये बात इसमें क्लियर हो गया। अभी दूसरा जो एक पॉइंट था उसमें था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। वो क्या चीज़ है उसको भी देख लेते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अभी इसका क्या मतलब है आपका केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो हम एक एग्जांपल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल H2O,
ठीक है। अभी देखो हम लोग का जो अर्थ है, अर्थ में H2O बोलने से हम लोग डायरेक्ट मालूम होता है कि पानी का बात कर रहे हैं। अभी अगर इसी पानी का बात हम लोग मार्स प्लेनेट में जाके बात करेगा तो क्या H2O से कुछ अलग बन जाएगा क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पानी मतलब तो H2O, ठीक है। कहीं में भी यूनिवर्स का कहीं में भी जाओ, अगर हम लोग को वाटर दिखाई देता है मतलब उसमें H2O ही होना पड़ेगा। H3O H4O ऐसा होने से नहीं होगा, दैट इज़ नॉट ए वाटर मॉलिक्यूल। तो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? पानी, जो कि एक कंपाउंड है। उस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमेशा एक ही रेशियो में एक दूसरे के साथ में कंबाइंड रहता है, चाहे वो यूनिवर्स का कोई भी कोना में चला जाओ। दैट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अभी इसका प्रोपोर्शन क्या है? यहाँ में 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2:, कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। दैट मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कम्बिनेशन वाटर मॉलिक्यूल बनाने में जो प्रोपोर्शन होता है वो है 2:1, और ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा वाटर का, चाहे हम लोग कहीं भी चला जाए। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कोई भी चीज़ हो, सिर्फ पानी बोल के नहीं, कुछ भी चीज़, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, HCl हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कुछ भी कंपाउंड हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है, उसका जो प्रोपोर्शन रहता है एक दूसरे के साथ कंबाइन होने वाला, वो हमेशा फिक्स रहता है। और यही 2 लॉ का वजह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल्स हम लोग डे टू डे लाइफ में देख सकता है, ठीक है। ओके, नाउ यू सी, ये बात तो हो गया। अभी हम लोग एटम्स के बारे में डिफाइन थोड़ा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एटम? तो देखो, आज तक दुनिया में एटम को किसी ने नहीं देखा है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी, बिकॉज एटम का जो साइज़ होता है वो बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिनेशन है, इतना छोटा है वो। उसको जस्ट थियोरेटिकली ही और एक्सपेरिमेंटली भी बस उसको एज्यूम किया गया है कि एटम कैसा होगा। तो जैसा भी है, रदरफोर्ड नाम का आदमी, आप लोग का टेक्स्ट बुक में है ये सब, रदरफोर्ड, नाइल्स बोर, ये सब आदमी लोग मिल के बहुत अच्छा एटम्स का स्ट्रक्चर दिया है। तो ठीक है, जो भी हो, एटम को देखो, ज़माना पहले, आज से कुछ साल पहले, कुछ साल मतलब नियर अबाउट 20-30 ईयर्स बैक, उस समय में डिफरेंट टाइप्स का एलिमेंट का जो आजकल हम लोग सिंबल लिखता है, फॉर एग्जांपल सोडियम के लिए Na लिखता है, सोडियम के लिए क्या लिखता है? Na लिखता है। क्लोरीन के लिए क्या लिखता है? Cl लिखता है। ये आज का डेट में लिखता है, लेकिन पहले में ऐसा नहीं लिखता था। पहले में कुछ सिंबॉलिक हिसाब से लिखता था, जैसे कि सल्फर के लिए लिखता था ये वाला सिंबल, एक राउंड स्ट्रक्चर बना के बीच में प्लस। ऑक्सीजन के लिए सिर्फ एक राउंड स्ट्रक्चर होगा। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स विच रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। ये आप लोग का बुक में है, सिंपल सा चीज़ें देख के याद कर लेने से भी होगा। वैसे एग्जाम में ये सब आता नहीं है, एग्जाम में तो आएगा आपका कुछ दूसरा चीज़। अभी ठीक है, अभी देख लेता है कि एटम जो है क्या चीज़ से बना है। तो देखो, बेसिक जो थिंग है, जो एटम्स का सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो होता है 3 चीज़। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो भी हम लिखा है, ये एक एटम का अंदर में रहता है, और वो लोग बहुत ही स्टेबल कंडीशन में रहता है। तो एटम का जो फुल स्ट्रक्चर है वो चैप्टर नंबर आपका 4 में है। यहाँ में ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करने जाएगा हम लोग को तो कुछ और ही चीज़ देखना है, ठीक है। जो भी हो, डेल्टन नाम का भी एक आदमी था। तो डेल्टन ने भी एटम्स के बारे में कुछ कुछ थ्योरी दिया था कि एटम्स ऐसा होता है, वैसा होता है। ये डेल्टन्स के बारे में भी आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको क्यों लिखा है? तो फिर कुछ चीज़ जानने के लिए, वो चीज़ जो कि ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वो है नंबर 1 एटॉमिक मास। ये इस चैप्टर में है। दूसरा है एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये 2 चीज़ हम लोग को जानना है। तो ठीक है, हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एटम का स्ट्रक्चर बनाता है, सोडियम का, ठीक है। तो कैसा होता है, इससे आप लोग को थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सपोज एटम का चारों तरफ में ऐसा गोल गोल उसका ऑर्बिट रहता है, ठीक है। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द एटम, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अंदर में क्या क्या रहता है? न्यूक्लियस का अंदर में 2 चीज़ रहता है, एक रहता है आपका प्रोटॉन, प्लस रहता है न्यूट्रॉन। ये दोनों मिलके आपका न्यूक्लियस बनाता है। और ये न्यूक्लियस का चारों तरफ में छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन हमेशा रोटेट, घूमते रहता है, रिवॉल्व रोटेट दोनों करता है, ठीक है। अभी जो यहाँ में हम इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर रहे हैं, इसका भी एक सीक्वेंस है, ऐसे झुटमुट का ड्रॉ नहीं कर सकता है, लेकिन ये सब चीज़ आप लोग सीखेगा नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। जो भी हो, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन सोडियम एटम, जिसका सिंबल है Na।
अभी हमको इसका क्या पता लगाना है, टोटल नंबर ऑफ इसका एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर पता लगाना है। तो एटॉमिक नंबर से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, कोई भी एटम का अंदर में नंबर ऑफ, जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, कोई भी एटम का अंदर में जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए ऊपर में एक छोटा सा माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। एक एटम के अंदर में टोटल नंबर ऑफ 11 अभी कितना है, सोडियम एटम में 11 है। तो हमेशा याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन 11 दिखाई दे रहा है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो भी 11 ही होगा। ये यूनिवर्सल है, इसमें कंफ्यूज होने का कोई बात ही नहीं है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन भी होता है, और प्रोटॉन का सिंबल होता है प्लस, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन कितना होता है उससे हम लोग को लेना देना नहीं है अभी, फॉर दिस इंस्टेंट, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या होगा, तो मेरा बोलने वाला को आप लोग अच्छा से सुनने से भी एनफ है। तो इसमें ऐसा बोलता है, एटॉमिक नंबर का जो डेफिनेशन होता है उसमें बोलता है कि आइदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। तो इसमें मतलब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा इसका टोटल 11, क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है एंड 11 प्रोटॉन भी है। तो समझ गए आप लोग क्या बोला है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है आइदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज द एटॉमिक नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम। तो सोडियम का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 11 है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, वो भी 11 है, दोनों 11 है। दैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर क्या है, आपका 11 है। वेरी सिंपल, कोई भी एटम का यही आपका फंडा है, सब एटम्स का ऐसा ही होता है। लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है, इधर लिख देता है, सोडियम एटम Na, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो हो गया 11। अभी एटॉमिक मास क्या होगा, तो एटॉमिक मास के लिए इधर सिंपली लिख देता है, एटॉमिक मास का मतलब होता है सम टोटल ऑफ, इधर लिखने से भी ठीक है ऐसा, सम टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, PNN लिखा है। मतलब कोई भी एक एटम का अंदर में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो होगा इसका एटॉमिक मास। तो हम बता दे रहे हैं, देखो आप लोग को मालूम ही है, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11, लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम नहीं है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सोडियम एटम में है टोटल 12, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 23U। ये बात हमेशा याद रखना है, ये U वाला जो सिंबल है ये एटॉमिक मास का यूनिट होता है, ठीक है। एक्चुअल में इसको लिखता है AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो बहुत सिंपल हो गया एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर मीन्स टोटल, आइदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एटॉमिक मास मतलब सम टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना था हमें 11 था, न्यूट्रॉन कितना है हमें 12 है, दोनों को प्लस कर दिया 23 हो गया। अभी आप लोग ये भी सोच रहे हो कि हम धमाधम ये सब कैसे लिख रहे हैं, एक्चुअली देखो हमको तो याद है ये सब, इसके लिए हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। इधर 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन हमको याद है, सोडियम का टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 होता है वो भी हमको याद है, दोनों को प्लस कर दिया 23 हो गया। सिंपल सा बात है, ठीक है।